नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HCU हिसार। आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती का एक जो रीढ़ की हड्डी की तरह से एक इनपुट काम करता है जीवामृत। इस जीवामृत में कितने जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गुड़, बेसन वगैरह 5 कंपोनेंट डालते हैं। तो उसमें जो हमने रिसर्च स्टडीज़ की है, हम 3 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे अतिरिक्त डॉक्टर बलजीत सिंह सहारन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, CCS HCU हिसार, और डॉक्टर विजय, असिस्टेंट साइंटिस्ट फ्रूट साइंस, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल। तो हम इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये मेंशन करेंगे कि जीवामृत में अलग अलग कंपोनेंट यूज करने से कितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीवाणु जब खेत में जीवामृत को सिंचाई के साथ अप्लाई कर दिया जाता है तो खेत में उन जीवाणु की संख्या कितनी हो जाती है। देखिए, यहाँ पर 180 एकड़ का फार्म है गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में। इस पूरे फार्म पर आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से प्राकृतिक पद्धति से खेती की जाती है, पूरे 180 एकड़ फार्म पर। और उसमें कोई भी जैविक उत्पाद, जैविक इनपुट या कोई भी केमिकल इनपुट नहीं प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं 2017 से इसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो इसमें डिफरेंट स्टडीज, बीइंग एग्रोनॉमिस्ट, मैंने कर रहा हूँ लगातार 7-8 साल से। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने देखा कि जो पैदावार आ रही है वो पूरी आ रही है, पैदावार में कोई भी कमी नहीं है, रिडक्शन नहीं है, और किसानों से ज़्यादा ही आ रही है। चाहे आप धान की पैदावार लें, गन्ने की पैदावार लें, सब्जियों की लें, या कोई भी फसल लें, तो उसमें हम स्टडी डिफरेंट तरह की कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब पैदावार पूरी आ रही है तो साथ के साथ मैंने इसकी सॉइल हेल्थ की मॉनिटरिंग भी की है लगातार। और सॉइल हेल्थ के एनालिसिस के लिए मैं नॉर्थ इंडिया की जो डिफरेंट स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, CCS HCU हिसार है, PAU लुधियाना है, CSSRI करनाल, IIFSR मोदीपुरम, और इवन हिमाचल की जो नौणी यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर की, वहाँ से भी लगातार मैं सॉइल सैंपल्स का एनालिसिस, सॉइल हेल्थ और केमिकल स्टेटस, ऑर्गेनिक कार्बन और डिफरेंट केमिकल स्टेटस के बारे में एनालिसिस में लगातार करवा रहा हूँ। तो इसमें जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये दिसंबर में लगाया गया था एक्सपेरिमेंट, और डॉक्टर बलजीत सहारन ने बीइंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसकी स्टडी में एक मुख्य योगदान दिया था। तो जीवामृत में हमने क्या किया कि जब हमने, ये मेरा एक पर्सनली, जब मैंने देखा कि पैदावार भी पूरी आ रही है और ऑर्गेनिक कार्बन भी इनका पूरा डेवलप हो चुका है, क्योंकि जो 180 एकड़ का फार्म है इसमें 90-95% से ज़्यादा खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी में आ चुका है। ये शुरू के 2-3 साल में ही हमें अचीव हो गया था। तो पैदावार पूरी आ रही थी, ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी में आ गया था। तो इसके आगे का जो स्कोप बचता था वो था स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म्स। तो इसकी स्टडी के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की लेबोरेटरी में। इसमें ये एक्सपेरिमेंट जीवामृत पे था। इसमें क्या किया, हमने 4 ड्रम लिए। एक ड्रम में हमने गोबर, गौमूत्र और मिट्टी, 50 से 100 ग्राम जो मिट्टी ली जाती है एक माइक्रोब्स के कल्चर के तौर पे, जो एरोबिक माइक्रोब्स जिसमें हम डालते हैं मिट्टी के रूप में। और इस मिट्टी का सैंपल कहीं बड़े पेड़ के नीचे या ऐसी जगह से लेते हैं जहां पर पिछले काफी वर्षों से कोई भी इनपुट यूज ना हो रहा हो और माइक्रोब्स जो एरोब्स हैं वो काफी मात्रा में उसमें विद्यमान हो। तो इसमें एक ड्रम में हमने डाला गोबर, गौमूत्र, 10 किलो देसी गाय का गोबर और 8 से 10 लीटर गौमूत्र, यानी कि एक दिन का गोबर गौमूत्र देसी गाय का। इसके साथ मिट्टी एक कल्चर के तौर पे, माइक्रोबियल कल्चर के तौर पे हमने डाली, यानी कि 3 कंपोनेंट डाले ये, और उसको पानी से भर दिया गया। दूसरे ड्रम में हमने इन तीनों के साथ साथ बेसन भी डाल दिया, गुड़ नहीं डाला। तीसरे ड्रम में हमने गुड़ डाल दिया, बेसन नहीं डाला। बाकी के तीनों कंपोनेंट सेम थे वो, जैसे गोबर, गौमूत्र और मिट्टी,
उसके साथ गुड़ डाल दिया, और एक जो चौथा ड्रम था उसमें 5 कंपोनेंट डाल दिए, यानी कि प्रॉपर जीवामृत तैयार करते हैं जिस तरह से, जैसे 1 दिन का गोबर गौमूत्र, 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़ और 50 से 100 ग्राम मिट्टी, यानी कि 5 कंपोनेंट उसमें जो चौथा ड्रम था उसमें डाल दिया गया। तो हमने उसमें लगातार हर 2 दिन के बाद उसके सैंपल लेते रहे और उसमें स्टडी करते रहे कि इसमें माइक्रोबियल कॉलोनीज CFU पर ml कितनी हो रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं। तो उसमें देखा कि सर्दियों का समय था, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा तैयार होने में ज़्यादा समय लेता है ये, गर्मियों में 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है जीवामृत, और सर्दियों में 6 से 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो तैयार होने के बाद, यानी कि 6 से 7 दिन में तैयार होने के बाद, लगभग 10 से 12 दिन के बाद हमें इसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकतम पॉपुलेशन मिली बैक्टीरिया की, वो 10 से 12 दिनों के बाद मिली। तो उसमें क्या था डाटा, मैं वो बताता हूँ आपको, कि जिस ड्रम में हमने गोबर गौमूत्र और सिंपल मिट्टी डाली थी उसमें 3 लाख बैक्टीरियल कॉलोनीज प्रति ml जीवामृत प्रेजेंट थी। जिसमें दूसरे ड्रम में जिसमें बेसन डाला गया था, गुड़ नहीं था, और वो तीनों कंपोनेंट भी थे, उसमें लगभग 250 करोड़ बैक्टीरिया पर ml पाए गए। और जिस ड्रम में गुड़ डाला गया था, बेसन नहीं था, बाकी के तीनों कंपोनेंट थे, उसमें 220 करोड़ बैक्टीरिया प्रति ml पाए गए। और जिस ड्रम में 5 कंपोनेंट डाले गए थे, यानी कि प्रॉपर जीवामृत तैयार किया गया था, उसमें पाया गया कि 7400 करोड़ यानी कि 74 बिलियन CFU बैक्टीरियल की जो कॉलोनीज थी प्रति ml पाए गए। तो अब आप देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 ml में जब 7400 करोड़ बैक्टीरियल कॉलोनी इसमें डेवलप हो गई हैं, तो 1 लीटर में कैलकुलेट करने के लिए इसको 1000 से गुणा करें, और 200 लीटर का ड्रम है उसको 200 से फिर मल्टीप्लाई करें, तो इतने बैक्टीरिया लगभग इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और वो एक तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, जैसे जैसे हमने बेसन डाला बढ़ गए, गुड़ डाला और बढ़ गए, और जब 5 चीजें इकट्ठी मिलाएगी तो कंप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री इफेक्ट की वजह से, सिनर्जिज्म की वजह से इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चीजें। तो 7400 करोड़ प्रति ml जीवाणु उसमें, बैक्टीरिया उसमें पाए गए। तो अब अगला क्वेश्चन उठता था कि जीवामृत में तो जीवाणु बढ़ जाते हैं, क्या यही जीवाणु खेत में जाकर भी मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि ये जीवामृत, इसका मुख्य तरीका जीवामृत का ये है कि इसको सिंचाई के पानी के साथ देते हैं। जब हम प्रति सिंचाई के साथ 1 से 2 ड्रम ये जीवामृत को अप्लाई करते हैं, तो ये जीवाणु खेत में फैल जाते हैं, और वहां जाने के बाद हमें इनको पैकेज देते हैं इनको बढ़ाने का, जैसे आपका कम से कम जुताई है, या इनको फूड के तौर पे अवशेष या हरी खाद के तौर पे फूड, एक सबस्ट्रेट देते हैं ताकि इनकी मल्टीप्लिकेशन होती रहे और क्रॉप के ऊपर भी न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी ना आए। तो इस तरह से मल्चिंग वगैरह का इम्पैक्ट कई तरह का जो इसमें करते हैं साथ के साथ। तो फील्ड में जाकर के कितनी पॉपुलेशन हुई, तो इसमें हमने स्टडी किया, इसमें 7 फील्ड गुरुकुल के लिए गए, जिसमें अलग अलग तरह के क्रॉपिंग सिस्टम थे, जिसमें एक फसल चक्कर अलग अलग थे, फसलों का जो एक सिस्टम था वो अलग अलग था। उसमें गन्ने के फील्ड भी थे, गन्ने का रेटून भी था, उसमें सब्जियों के फील्ड भी थे, धान गेहूं के फील्ड भी थे, और जो चारे की फसल जैसे ज्वार वगैरह है उसके फील्ड भी थे। तो 7 फील्ड से हमने सैंपल कलेक्ट किए मिट्टी के, और इसके साथ साथ 5 किसानों के खेत से, जो साइड में किसान जो केमिकल फार्मिंग करते हैं उनके खेत से 5 सैंपल हमने उठाए। तो उसमें जीवाणुओं की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या हमने देखी। तो उसमें पाया गया कि जो गुरुकुल के खेत थे उसमें जब 7 फील्ड की औसत की गई बैक्टीरियल पॉपुलेशन की, तो वो लगभग 161 करोड़ बैक्टीरिया की कॉलोनीज प्रति ग्राम सॉइल में हमें मिली। और जो किसानों के खेत थे 5 खेत, जब उनकी औसत की गई तो 30 लाख 5,00,000 बैक्टीरिया प्रति ग्राम मिट्टी पाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 528 गुना ज्यादा बैक्टीरियल पॉपुलेशन गुरुकुल के खेतों में पाई गई किसान के खेतों से। तो इसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया एकदम से एक डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पॉपुलेशन हमें किसानों के खेतों से इसमें मिला। तो इसका सीधा सा असर ये है कि जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन देखते हैं हम, बैक्टीरिया एक तरह से लगभग बेनिफिशियल होते हैं
केवल 5 से 10-12% तक ही बैक्टीरिया से होते हैं जो हानिकारक होते हैं। बाकी लगभग 90-92% जो बैक्टीरिया होते हैं या तो लाभदायक होते हैं या नुकसानदायक एटलीस्ट नहीं होते हैं वो। तो इसमें सॉइल हेल्थ देखने के लिए हम सबसे पहले जो अब प्राकृतिक खेती से पहले जो सॉइल हेल्थ इंडिकेटर के तौर पर यूज करते थे वो जैविक कार्बन की हम टेस्टिंग करते थे। जैविक कार्बन देखते थे कि खेत में जैविक कार्बन कितना है, जिससे खेत की ताकत का, एक फर्टिलिटी का, उसके में उर्वरकों की एक जो कैपेसिटी का हम अंदाजा लगाते थे कि सॉइल हेल्थ कैसी है। जिस तरह से शरीर में हेमोग्लोबिन देख करके अंदाजा लगा जाता है कि स्वास्थ्य आदमी की, मनुष्य की ठीक है, इसी तरह से जैविक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन का देखते हैं। तो प्राकृतिक खेती का जो मुख्य इंडिकेटर है उसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन देखी जाती है। तो इसमें हमने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट में कि सबसे पहले तो जीवामृत में इनकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है, और जैसे जैसे हम गुड़ और बेसन एक फूड के तौर पे उसको देते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और खेत में जैसे जैसे हम एक पैकेज के साथ इसको खेत में अप्लाई करते हैं, पानी के साथ, सिंचाई के साथ, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसमें फिर एक ऑब्जर्वेशन ये भी आई कि जैसे सर्दियों में और गर्मियों में पॉपुलेशन कितनी डेवलप हो जाती है तैयार होने के बाद। जैसे गर्मियों में जैसे मैंने बताया आपको कि 3 से 4 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है, और सर्दियों में लगभग 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। तो तैयार होने के बाद कितने दिनों तक हमें इस जीवामृत को खेत में सिंचाई के साथ दे देना चाहिए। तो उसमें उसी एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आई वो ये थी कि गर्मियों के मौसम में इसको तैयार होने के बाद 7 से 8 दिनों में खेत में प्रयोग कर लेना चाहिए सिंचाई के पानी के साथ, और सर्दियों में इसको 6 से 7 दिनों में जैसे तैयार हो जाता है तो अगले लगभग 2 सप्ताह के अंदर इसको खेत में प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद इनकी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो कम होने लग जाती है। तो इस तरह से हम जीवामृत में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीवामृत खेत में जाकर के अपना काम करते हैं। ये जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, और सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, और दोनों की संख्या जब बढ़ती है तो खेत में चाहे हम अवशेष वगैरह मिलाते हैं तो उसमें अवशेषों का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन होती है उसमें बैक्टीरिया डोमिनेट करता है। जो सेकेंड स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन होती है उसमें फंजाई, ईस्ट और एक्टिनोमाइसीट्स डोमिनेट करते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज में एसिड बन जाते हैं। एसिड बनने की वजह से जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वो प्रभावित होने लगती है, और उस डिकम्पोजिशन में आगे फंजाई और दूसरे ईस्ट वगैरह का रोल इसमें बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से हम ठीक तरह से जीवामृत को तैयार करते हैं, और उसमें ठीक तरह से उसमें जैसे संख्या बढ़ जाती है और इरिगेशन वाटर के साथ हम खेत में अप्लाई कर देते हैं तो खेत में जीवाणुओं की संख्या, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरे जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जाती है, और खेत की इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म, मिट्टी की जो ये ताकत है, इम्यूनिटी है, प्लांट्स की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी बढ़ता चला जाता है, और प्लांट बायोटिक और एबायोटिक जो स्ट्रेस हैं उनको सहन करने के योग्य हो जाता है। और यही कारण रहता है कि यहाँ गुरुकुल के इन जो फील्ड हैं उनमें हम देखते हैं कि जैविक कार्बन तो बढ़ा ही है, लेकिन जो फसलों की पैदावार है वो आसपास के सभी किसानों से ज्यादा आ रही है। धन्यवाद।